तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर होने वाला है आपका। ये कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका कोड है 002। आपको तो ये बात पता ही होगा बच्चों कि आपका जो हिंदी का पेपर है वो 2 मई को है। जी हाँ बच्चों, 2 मई 2022 को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, बोर्ड एग्जाम का या कह लीजिए टर्म 2 का। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है पेपर आपका। ये पेपर देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको आपके पेपर में। ठीक है, इससे पहले मैंने टोटल आपको 6 प्रैक्टिस पेपर करवा दिया है। इस तरह से जो भी मैं आपको पेपर करवाने वाला हूँ, ये हमारा 7वां प्रैक्टिस पेपर होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने इन 6 प्रैक्टिस पेपर्स को नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, देन आप इन 6 पेपर को भी ज़रूर देख लीजिएगा। और आगे मैं और भी प्रैक्टिस पेपर अपलोड करूँगा, ठीक है, तो उनको भी देखिएगा। इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कह लीजिए हेल्प मिलेगा। ठीक है, जिससे कि आप मुझे बाद में धन्यवाद भी देंगे कि धन्यवाद सर, आपने ये पेपर बनाया। क्योंकि देखिए बच्चों, जो एग्ज़ाम टाइम पे ना आपका काम आता है, एक तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस काम आता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और दूसरी नंबर बात आपका काम आता है पेपर। जी हाँ बच्चों, जितने ज़्यादा आपने पेपर्स को सॉल्व किया होगा वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मार्क्स गेन करने में। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं बच्चों, हिंदी ऐच्छिक का ये पेपर है आपका। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हिंदी इलेक्टिव। कोड है इसका 002। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं बच्चों, तो देखिए बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आएगा कुछ इसी तरह का आपका पेपर आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आपका सीरीज लिखा हुआ होगा पेपर के अंदर, फिर सेट लिखा हुआ होगा, ये सेट 4 है पेपर का। ठीक है, कोड लिखा हुआ रहता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और फिर यहाँ पर रोल नंबर वगैरह जो है सो इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, ये आप देख सकते हैं। नीचे चले तो यहाँ पर देखिए नोट करके कुछ बातें लिखी हुई होंगी, जिनको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वही बताया गया है कि इस पेपर में 13 प्रिंटेड पेजेस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद बताया गया है कि ये पेपर है, इसमें टोटल 9 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हिंदी इलेक्टिव का जो हमारा पेपर हुआ उसमें 9 क्वेश्चंस होंगे टोटल। ठीक है, और आपको ये जो पेपर है इसको करने से पहले 15 मिनट का आपको टाइम अलाउ किया जाएगा, ताकि आप इस पेपर को रीड कर सके, यानी कि इस पेपर को अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, इसके लिए तो चलिए फाइनली हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पेपर को। तो देखिए पेपर का सामान्य निर्देश बता रहा है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है इसका सावधानी से आपको पालन करना है। इस पेपर के अंदर वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि आपको लिख करके उत्तर देना है। ठीक है, ये जो पेपर होगा इसमें 9 प्रश्न पूछे गए हैं, 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और साथ ही साथ बताया गया है कि ये पेपर 2 खंडों में विभाजित है, यानी 2 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ है। इसमें बताया गया है कि इस पेपर के अंदर अतिरिक्त विकल्प भी आपको दिए हुए हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर आपको चॉइस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ बोला गया है कि निर्देश के अनुसार उत्तर आपको देना है। तो जो जो क्वेश्चन के अंदर निर्देश दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है आपका। ठीक है, तो हम लोग आ गए हैं बच्चों खंड क के अंदर। ठीक है, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में देखिए बच्चों इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहेगा आपके लिए कि यहाँ पर आपको 3 शीर्षक दिया हुआ है, 3 शीर्षक में से कोई एक शीर्षक यानी एक टाइटल सिलेक्ट करना है और 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन लिखना है। पहला टाइटल है हमारा पेड़ पौधों का महत्व वर्तमान समय में। दूसरा है हमारा सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप। ठीक है, तीसरा है मानव जीवन का महत्व। ये 3 टाइटल है, इन तीनों में से किसी एक पर आपको 150 शब्दों में एक रचनात्मक लेख लिखना है। तो मैंने ये ख वाला ले लिया है। जैसे कि आपको पता है ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका ये। ठीक है, तो ख वाला लिया है सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि आज के दौर में सोशल मीडिया बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। देखा जा सकता है कि हर क्षेत्र में कागजी कार्रवाई को छोड़ा जा रहा है, ऑनलाइन पर शिफ्ट किया जा रहा है। और अगर कहा जाए तो कहीं न कहीं सोशल मीडिया ने लोगों का जोड़ने का भी काम किया है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो आसान बना दिया है सोशल मीडिया ने, जिनके लिए पहले बहुत जो है सो कि समय व्यर्थ करना पड़ता था। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने आपके जो है सो कि सहूलियत के लिए क्या किया है कि ये लिख करके दिखा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब सोशल मीडिया के प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ भी देख ही सकते हैं कि इसकी लोकप्रियता जो है लोगों में काफ़ी बढ़ती जा रही है। इसी कारण प्रत्येक वर्ग के लोगों द्वारा जो है सो कि इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, और सोशल मीडिया का जो है सो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कई फ़ायदे हैं तो कई नुकसान भी है।
आप यहाँ पर ये सारी चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, तो 150 शब्दों में पहुंचाना है, आराम से आप लिख देंगे। निबंध टाइप भी होता है, काइंड ऑफ कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन कि पत्र पत्रिकाओं और टेलीविजन में प्रदर्शित होने वाले अश्लील विज्ञापनों, यानी एडल्ट जो आपका कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट होता है, ठीक है, विज्ञापनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए किसी प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र के संपादक को आपको पत्र लिखना है। ठीक है, तो एक आप ये पत्र लिख सकते हैं या फिर नीचे चले तो अगर आपको ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अथवा में एक और पत्र दे रखा है आपको कि ये आप कर सकते हैं कि मानसून की पहली वर्षा के बाद दिल्ली की सड़कों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के जो संपादक है उनको पत्र आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है संपादक, फिर ये फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको मैं, मतलब पूरा पत्र लिख करके दिखाया है। ये वाला पत्र मैंने आपके लिए किया है। ठीक है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला जो पत्र है आपका, ये वाला आपको लिख करके बताया है मैंने। आप ऐसे लिख सकते हैं संपादक, कोई भी अखबार का नाम ले लीजिए, क्योंकि वहाँ बोला है कोई भी अखबार में आपको संपादक को पत्र लिखना है, किसी भी दैनिक समाचार पत्र का। तो नवभारत टाइम्स लिख दिया है मैंने। फिर यहाँ पर उसका एड्रेस लिख दीजिए, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110021। हालांकि ये थोड़ा पिन कोड गलत है, इतना बड़ा पिन कोड होता नहीं है। ठीक है, इतना ही होता है, जैसे कि 11, ठीक है, 00110085, इस तरह से आप पिन कोड लिखिएगा। ठीक है, इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आपको एक विषय लिखना है। तो विषय इस तरह से लिख दिया मैंने कि पहली बारिश के बाद सड़कों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षण हेतु पत्र। ठीक है, यहाँ पर ये भी ऐड कर सकते हैं आप, पत्र। ठीक है, तो ये है, यानी कि पहली बारिश के बाद ना जो सड़क एकदम खराब हो जाता है ना, तो उसके ओर आपको ध्यान आकर्षित करवाना है। तो देखिए, उसके बाद आपको लिखना है महोदय, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान दिल्ली की सड़कों की दुर्दशा की ओर आकर्षित जो है सो कि आकृष्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी आप लिखना चाहें। पिछले सप्ताह मानसून की पहली बारिश हुई, जिससे क्या हुआ, सभी को भीषण गर्मी से राहत मिली। किंतु दूसरी ओर देखा जाए तो शहर की जो सड़कों थी उसकी दुर्दशा ने यातायात के लिए समस्या उत्पन्न कर दी है। और दिल्ली भारत की राजधानी है तथा यहाँ अनेक विदेशी जो है सो दूतावास भी है, यानी एम्बेसी भी है, अमेरिकन एम्बेसी, इस तरह से बहुत सारी एम्बेसी है, जापान की एम्बेसी, बहुत सारी है। ठीक है, पर्यटन व अतिविष्ट विदेशी अतिथियों का आवागमन यहाँ हमेशा ही रहा है। ठीक है, ऐसे महत्वपूर्ण शहर में सड़कों की दुर्दशा केवल असुविधा की ही पैदा नहीं करती, अपितु देश की प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंचाती है। ठीक है, सड़कों के बीचों बीच बने बड़े बड़े गड्ढे जो है, इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए, और किनारों पर जमा पानी से वाहनों का चलना कठिन हो गया है। साथ ही साथ पैदल यात्री भी अलग परेशान हो रहे हैं। इससे छोटी मोटी दुर्घटना की समस्या भी बढ़ जाती है तथा बीमारियां फैलने की भी आशंका रहती है। अतः दिल्ली सरकार के उच्च अधिकारियों से अनुरोध है कि वे दिल्ली की सड़कों का जो है सो कि दौरा कर सड़क निर्माण आप करवाएं। ठीक है, सड़क निर्माण विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध आप कार्यवाही करें और सड़क को अच्छे से देखें और इसका निर्माण करवाएं, ठीक करें इसको। ठीक है, जिससे कि क्या हो कि विभाग ऐसे सड़कें बनाए जो हर मौसम के लिए उपयुक्त हो। महोदय, आपसे निवेदन है कि मेरे विचारों को अपने समाचार पत्र में यथोचित स्थान देने की कृपा करें। धन्यवाद। भवदीय शिवानी गुप्ता, बवाना, नई दिल्ली। डेट आप यहाँ पर लिख देंगे 2 मई 2022। इस तरह से आप डेट लिख सकते हैं, या यहाँ पर आपको अगर एड्रेस नहीं लिखना है तो आप परीक्षा भवन भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बच्चा मेरे से कह रहा था सर यहाँ एड्रेस नहीं होता है, तो मुझे पता है यहाँ एड्रेस नहीं लिखना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अगर उसमें क्वेश्चन में दिया है तब तो ठीक है, नहीं तो आप एड्रेस, ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको एड्रेस लिखना ही लिखना है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, परीक्षा भवन भी लिख करके आ सकते हैं। तो इस तरह से भी आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पत्र। आई होप कि आपको पत्र समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये जो मैं आपको पेपर करवा रहा हूँ बच्चों, ये पेपर मैंने आपको पहले भी करवा रखा है, लेकिन मतलब इसी टाइप का कह सकते हैं, पेपर पहले भी करवा रखा है, थोड़ा सा अलग पेपर है ये। ठीक है, जो मैंने आपको पहले एक पेपर करवाया था उसमें से कह सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखने हैं, जो भी प्रश्न आपसे अभी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न तीसरे का क पूछ रहा है आपसे, कहानी में पात्रों के चरित्र चित्रण का क्या स्थान होता है। तो जो कहानी होता है उसमें जो पात्र होते हैं, यानी जो कैरेक्टर्स होते हैं,
उनका चरित्र चित्रण का क्या स्थान होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कहानी में पात्रों के चरित्र चित्रण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। पात्रों का चरित्र चित्रण करके ही कहानीकार जो होता है कहानी को आगे बढ़ाता है। हर पात्र का अपना स्वभाव होता है। पात्रों का चरित्र चित्रण पात्रों की अभिरुचि जो होती है ना उसके माध्यम से होता है। ठीक है, समाज में अलग अलग प्रकार के लोगों की अपने स्वभाव के अनुसार जो है अलग अलग अभिरुचि होती है, इंटरेस्ट होता है। इन्हें ध्यान में रखकर ही कहानीकार पात्रों का चरित्र चित्रण करता है। और भी कुछ बातें दी हुई हैं जिन्हें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना था। ठीक है, तो ये 50 शब्दों में आपको लिख देना है, ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका बच्चों तीसरे का क का उत्तर। आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं कि नाटक क्या होता है, यह कहानी से किस प्रकार भिन्न होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कई बार मैंने आपको करवा रखा है। देखिए पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर नाटक हिंदी साहित्य की एक विधा है। यह लिखित रूप से दृश्यता की ओर जाता है। जब नाटक का मंचन होता है तब जाकर उसमें संपूर्णता आती है। नाटक को 3 या उससे अधिक अंकों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अंक जो होता है दृश्यों में विभाजित होता है और नाटक में पात्रों का चरित्र चित्रण सजीव रूप से किया जाता है। ये हो गया आपका नाटक। उसके बाद अगर हम बात करें नाटक और कहानी में क्या अंतर होता है, तो कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ा हुआ होता है। बहुत आसान है, यहाँ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है, देखिए नाटक और जैसा कि कहानी में क्या अंतर होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, देखिए नाटक क्या होता है, पहले नाटक समझिए। नाटक क्या होता है ना, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो कोई भी मूवी, ठीक है, कोई भी मूवी आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी, ठीक है, मूवी या फिल्म कह लीजिए, ये होगा आपका नाटक। नाटक का ही एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, ये फिल्म या जो मूवियां बनती है ना, ये नाटक की तरह ही होती हैं, एक तरह का नाटक ही होती है जिसमें आप हीरो को एक अभिनेता के रूप में देखते हैं, हीरोइन जो है अभिनेत्री होती है। ठीक है, उसी तरह से नाटक क्या होता है ना, ऐसे फिल्मों में भी आपने नाटक देखा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखेंगे तो जो नाटक होता है ना, नाटक मंच पर भी होता है। ठीक है, आपने मंच पर भी नाटक देखा होगा जिसमें क्या होता है, वो एक व्यक्ति होता है जो कि अपना अहम रोल अदा कर रहा होता है। जैसे राम जी का क्या कर रहा होता है, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो राम जी का कैरेक्टर निभा रहा है, राम जी बन करके मंच पर रामायण दिखा रहा है। ठीक है, तो वो नाटक में भाग ले रहा है। तो नाटक में क्या होगा, एक समय सीमा होती है, ध्यान रखिएगा। नाटक में क्या होती है, एक समय सीमा होती है। जैसे मान लीजिए 1 घंटे का नाटक है, उस 1 घंटे के अंदर अंदर जो क्या करना है, नाटक को कंप्लीट करना है और दर्शकों को दिखा देना है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आपका कहानी का, तो कहानी क्या होता है, आप ये मानिए, कहानी जो होता है बच्चों आपका, ये क्या होता है, ये एक तरह का ना, मान लीजिए बुक में कह लीजिए एक चैप्टर है ना, उस तरह से होता है। इसमें काफी सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। एक मिनट, ठीक है, अब ये बुक है, बुक का एक पेज है, इसमें मान लीजिए काफी सारी चीजें लिखी हुई है, इसमें लिखी हुई है काफी सारी चीजें। ठीक है, अब इसका संबंध किससे होता है, एक तो जो इसका लेखक होता है, कौन सा, इसका लेखक, और एक होता है इसका पाठक। मुख्यतः 2 व्यक्तियों से होता है। देखो, कहानी को सुना, पढ़ा या सुना जा सकता है। एक तो इसको पढ़ेगा कोई, या तो एक सुनेगा। ठीक है, श्रोता भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एक और व्यक्ति से इसका संबंध होता है, श्रोता। ठीक है, सुनने वाला। जबकि नाटक को देखा जा सकता है, जो मैंने आपको नाटक बताया वो देखा जा सकता है। नाटक जो होता है मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक में मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था होती है, अभिनय, संगीत वगैरह होता है। लेकिन जो कहानी होगा ना, ये एक आप कह लीजिए मेनली क्या होगा, इसको पढ़ा जाएगा और एक सुनने वाला होगा। ठीक है, कहानी को क्या कर सकते हैं, आधा आज पढ़ दिया फर्स्ट डे पे, ठीक है, और आधा हम लोग क्या कब पढ़ लेंगे, इसको सेकंड डे पे पढ़ लेंगे। ठीक है, आधा कब पढ़ेंगे, सेकंड डे पे, तो भी चल जाएगा। लेकिन जो नाटक होता है ना, नाटक को एक ही बार में कंप्लीट होना होता है, तभी वो सक्सेसफुल माने जाता है। क्योंकि जो नाटक होता है ना, उसके अंदर लोगों को एक फिक्स टाइम में ही चीजें दिखानी होती है, नहीं तो नाटक कंप्लीट आपका नहीं होगा। तो इस तरह से होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैंने काफी अच्छे से समझाने का प्रयास किया आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है
इसी का ख वाला क्वेश्चन कि समय का बंधन सभी के लिए आवश्यक है, नाटक लिखने के लिए समय के बंधन का औचित्य स्थापित कीजिए। मैंने आपको बताया ना, नाटक में क्या होता है, समय का एक बंधन होता है, तो उसी से एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। देखिए, समय का बंधन नाटक की रचना प्रक्रिया का जो होती है उस पर प्रमुख या कह लीजिए पूरा प्रभाव डालता है। इसीलिए निश्चित किया जाता है कि जो नाटक होता है ना, एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा होना चाहिए। नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है। नाटक चाहे आप भूतकाल का दिखा रहे हो या भविष्य काल का, यानी कि जो बीत गया है उसका नाटक दिखा रहे हो या जो आने वाला है उसका नाटक दिखा रहे हो, लेकिन वर्तमान समय में ही आपको दिखाना होगा वो। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है और यहाँ पर बताया गया है कि नाटककार जो है उससे अपेक्षा की जाती है कि नाटक के प्रत्येक अंक की अवधि जो है वो 48 मिनट हो, 48 मिनट के अंदर हो। यही समय का बंधन कहलाता है, यानी कि समय का एक बंधन होता है, उसके अंदर अंदर नाटक को पूरा होना होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, मैंने आपको समझा भी दिया है। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों, इसी में अथवा में है कि कहानी का कथानक क्या होता है, उदाहरण सहित इसको आपको स्पष्ट करना है। तो समझते हैं इसको, उत्तर देखिए यहाँ पर। कहानी का केंद्रीय बिंदु उसका कथानक होता है। कथानक कहानी का वह संक्षिप्त रूप होता है ना, जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का समावेश किया जाता है। कहानी और कथानक में थोड़ा अंतर होता है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की कहानी कफन जो है उसमें 10-12 पेज पृष्ठों की कहानी है। इसका कथानक जो होता है ना वो 10 से 12 पंक्तियों में लिखा जाता है। ठीक है, इस आधार पर कहा जा सकता है कि कथानक प्लॉट होता है, कहानी का प्रारंभिक नक्शा होता है, एक तरह से इंट्रोडक्शन नहीं होता है, उसी तरह से कथानक होता है, आप मान लीजिए। ठीक है, यह लगभग उसी प्रकार का होता है जैसे किसी मकान को बनाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है। वही बात है, कोई आप अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर को पढ़ने से पहले होता है ना, एक पाठ का सार टाइप में होता है कि ओवरऑल हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले, तो वही होता है कहानी का कथानक। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, कहानीकार जो होता है उसके हाथ में कथानक एक सूत्र आ जाता है, फिर यह उसे विस्तार देने में जुड़ जाता है। ठीक है, जुड़ जाता है और यह विस्तार जो है कल्पना के आधार पर भी किया जा सकता है। प्रायः कथानक में प्रारंभ, मध्य और अंत कथानक का पूरा स्वरूप होता है। कथानक जो होता है ना, इसमें इसके तत्व भी रहते हैं, इसके अंदर इसके तत्व भी रहते हैं, इनसे कहानी रोचक बनी रहती है। कथानक की पूर्णता जो है सकी की शर्त भी यही होती है कि कहानी जो है वो नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद समाप्त हो। तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको 50 शब्दों में ही देने हैं चौथे क्वेश्चन में। तो चौथे का क है, देखिए क्या पूछ रहा है कि माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। क्या आप इस कथन से सहमत है? अगर है तो इस संदर्भ में अपने विचार जो है वो तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कीजिए, यानी फैक्ट के साथ बताइए। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है ना कि जो पत्रकारिता है वो जल्दी में लिखा गया साहित्य है, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। पत्रकारिता और साहित्य लेखन में अंतर है। पत्रकारीय लेखन जो होता है ना उसमें अनिवार्य रूप से तात्कालिक और अपने पाठकों की रुचियों को ध्यान में रख करके जो है लेख लिखा जाता है। ठीक है ना, कहने का मतलब यह है कि जैसे पत्रकारीय लेखन में आप न्यूज ले लीजिए। ठीक है, क्या ले लीजिए, न्यूज। तो जो तत्कालिक घटना, मान लीजिए 24 घंटे में जो घटना घटी है, तो उसके आधार पे हमें क्या करना है, न्यूज छापना है। और ये भी देखना है कि हमारे लोगों का जो जिसके लिए हम ये न्यूज छाप रहे हैं उनका इंटरेस्ट कैसा है, उनकी पसंद क्या है पढ़ने में। इसमें जो आप पत्रकारिता होती है ना उसके अंदर क्या होता है, जो लेखक होता है उसको पूरी छूट नहीं मिलती है लिखने की। लेकिन उसी के विपरीत अगर हम बात करें, यहाँ पर इसके विपरीत साहित्यिक रचनात्मक लेखन में लेखक को काफी छूट मिलती है। कविता, कहानी, उपन्यास, साहित्य लेखन जो होता है ना इसमें, पत्रकारीय लेखन में अलंकारित संस्कृत निष्ठ भाषा जो है उस शैली के बजाय आम बोलीचाली की भाषा का प्रयोग किया जाता है। पत्रकारीय लेखन की भाषा सरल, सहज और रोचक होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी में आपको एक अथवा देखने को मिलता है कि अगर आप ऊपर वाला नहीं कर सकते तो नीचे वाला कर सकते हैं, कि पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। समाचार को कैसे लिखा जाता है ये तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, कई बारी बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए,
पत्रकारीय लेखन जब होता है ना, इसका सबसे जाना पहचाना रूप आपको पता है समाचार लेखन है। आमतौर पर जो न्यूज़पेपर होते हैं ना समाचार, इसको पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार जो परमानेंटली काम करता है, और अंशकालिक पत्रकार या रिपोर्टर वो होता है जो कि एक टाइम पीरियड के लिए किसी पत्रकार की एजेंसी में काम करता है। जैसे एनबीटी में 6 महीने के लिए कोई एक आदमी काम कर रहा है पत्रकार, तो अंशकालिक में आएगा। जिसे संवाददाता भी कहते हैं या रिपोर्टर भी कहते हैं। ठीक है। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो उल्टा पिरामिड शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि ज्यादातर जो समाचार होते हैं ना वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। ठीक है ना, वो एक खास शैली यही है। इसमें सबसे मतलब इसमें सबसे उपयोगी चीज यानी सबसे इम्पोर्टेंट घटना को पहले पैराग्राफ में रखा जाता है, फिर उससे कम इम्पोर्टेंट, फिर उससे कम इम्पोर्टेंट, और ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता है। तो इस तरह से समाचार लेखन किया जाता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर होता है, ये स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिए इसको। यहाँ पर देखिए, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। बीट जो होता है ना, बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी का होना पर्याप्त है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि संवाददाता जो होते हैं ना, उनके बीच जब काम का विभाजन किया जाता है उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। मान लीजिए 5 संवाददाता है, ठीक है, तो उनका इंटरेस्ट है, एक खेल में अच्छा लिख सकता है, एक जो है पॉलिटिक्स में अच्छा है, एक इकोनॉमिक्स में अच्छा है। ठीक है, अर्थ यानी कि जो इकोनॉमिक्स होती है ना, देश विदेश की इकोनॉमिक्स, उसमें अच्छा लिख सकता है। तो उनको अपना अपना काम के लिए अलग अलग बांट दिया जाता है। ठीक है ना, और मीडिया की भाषा में इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। ठीक है, देखिए उनके दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए उनका विभाजन कर दिया जाता है काम का। ठीक है, तो इसे ही हम लोग बीट कह देते हैं। और बीट के लिए ना, रिपोर्टर के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी होना पर्याप्त है। यानी कि बीट के अंदर क्या होता है ना, कि जो रिपोर्टर होता है उसको अपने क्षेत्र की नॉलेज होना ही बहुत काफी है। उसको जानकारी होनी चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए। एक बीट रिपोर्टर जो होता है आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती है। मतलब एक बीट रिपोर्टर जो होता है ना, उसको आमतौर पर जो क्षेत्र उसको दिया गया, मान लीजिए एक बीट रिपोर्टर है, उसको क्षेत्र दे दिया स्पोर्ट्स यानी खेल का। ठीक है, तो खेल के बारे में ही लिखेगा। लेकिन जो विशेषीकृत रिपोर्टर होता है ना, उसका तात्पर्य ये होता है कि आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करें और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करें। यानी कि नॉर्मल चीजों से आगे बढ़ के कोई स्पेसिफिक चीज का डिटेल में आपको क्या करना है, अध्ययन करना है, स्टडी करना है, देन उसके बारे में आपको बताना है सबको। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना होगा। तो बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में यही अंतर होता है। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं। आगे एक अथवा दे रखा है कि आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। ध्यान से समझिए इसको कि स्तंभ लेखन क्या है, स्पष्ट करना है आपको। भाई स्तंभ लेखन क्या होता है, तो देखिए विचार परक लेखन का एक प्रमुख रूप है स्तंभ लेखन। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। कुछ जो लेखक होते हैं ना, उनका खास एक कह सकते हैं अपना वैचारिक, यानी कि उनका खास एक थॉट का प्रोसेस होता है, उनके विचार ही अलग होते हैं, उनका रुझान अलग होता है, उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। मतलब वो जो लेखक होते हैं उनकी अपनी एक जो लेखन शैली है, लिखने की कला है, वो विकसित हो जाती है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा देता है। स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की जो है सो की जो स्वतंत्रता होती है, वो स्तंभ लेखन को पूरी छूट होती है। यानी कि स्तंभ लेखन के अंतर्गत आपको ये सारी छूट है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों। अब हम लोग देखने वाले हैं खंड ख के क्वेश्चंस, यानी सेक्शन बी में आ गए हैं हम लोग। ये सेक्शन बी जो होगा आपका, ये पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक के आधार पर होगा। मतलब इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्न के उत्तर 50 से 60 शब्दों में आपको लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए 5वें का क क्या पूछ रहा है। इसमें 2 ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं 5वें के
क ख ग होगा तो दो कोई कर लीजिएगा आप। तो पांचवे का क है हमारा कि निम्नलिखित जो पंक्तियां हैं उसमें निहित काव्य सौंदर्य आपको लिखना है। तो देखिए इस तरह से है, ये जो पंक्तियां हैं कुछ इस तरह से हैं कि पुलकी शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एही ते अधिक कहो मैं कहाँ। ठीक है, तो इस तरह से ये पंक्तियां है, तो इसमें जो काव्य हमारा सौंदर्य है इसमें निहित है, तो वो हमें बताना है। तो पहले भाव सौंदर्य समझते हैं। इसमें क्या है, इसमें इस चौपाई में तुलसीदास जी ने भरत की मनोदशा का मार्मिक चित्रण किया है। ठीक है, जब वह मुनि वशिष्ठ के अनुरोध पर अपने मन की बात कहने के लिए श्री राम के सामने खड़े होते हैं। तो कहा गया है कि जो भरत जी मुनि वशिष्ठ जी के अनुरोध करने पर श्री राम जी के सामने खड़े होकर अपनी मन की बात करने के लिए खड़े होते हैं, तो उनका जो शरीर होता है ना वो पुलकित हो जाता है। ठीक है, इससे भरत की भावुकता का ज्ञान होता है। एक तरह से कह सकते हैं थोड़ा घबराए हुए होते हैं। ठीक है, और इस तरह से होता है उनका, उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकलती है। ठीक है, उनकी आंखें जो होती हैं उनसे आंसुओं की धारा जो है बह निकलती है। ठीक है, उनके मुंह से बोल निकलने बड़े कठिन प्रतीत हो रहे हैं, यानी उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही है, फिर भी वे बोलते हैं कि मैं इससे अधिक क्या कह सकता हूँ। मुनि वशिष्ठ ने पहले ही कह दिया है कि श्री राम के स्नेह और प्रेम के कारण वे भाव विभोर हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आशय आप स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए बताया गया है शिल्प सौंदर्य है हमारा, क्या क्या है शिल्प सौंदर्य के अंदर, नीरज नयन नेह और मोर मुनिनाथ में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। नीरज नयन नेह जल में रूपक अलंकार है। ठीक है, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। चौपाई हमारी छंद है, छंद चौपाई है हमारी। ठीक है, उसके बाद है पांचवे का ख, आपको आशय स्पष्ट करना है। ठीक है, ये दो पंक्तियों का कि जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिलपित भेल, सेहो मधुर बोल सरब नहीं, सुनल सुति पथ परस न गेल। ठीक है, तो इनका आपको क्या करना है, आशय स्पष्ट करना है। तो ध्यान से समझिए, इन पंक्तियों में विद्यापति प्रेम में अतृप्त के बारे में बताते हैं, यानी कि प्रेम जो है ना ऐसा चीज है जिसको मतलब फील किया जा सकता है, बहुत अच्छी चीज है एक तरह से कह सकते हैं। सभी यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट। ठीक है, ओके। सखी द्वारा प्रेम का अनुभव पूछने पर नायिका सखी को बताती है कि मैं जन्म जन्मांतर से अपने जो प्रियतम है यानी प्रेमी का रूप निहारती चली आ रही हूँ, परंतु अभी भी मेरे नेत्र जो है तृप्त नहीं हुए, यानी कि जो मेरे आंख है वो पूरी तरह से कह सकते हैं उनको देखने के लिए पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। ठीक है, प्रियतम के मधुर बोल मेरे कानों में गूंजते रहते हैं, यानी जो मेरा प्रेमी है जिनको मैं चाहती हूँ उनके जो अच्छी आवाज है वो मेरे कानों में गूंजती रहती है, मीठी आवाज। फिर भी ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें कभी सुना ही नहीं हो, यानी कि उनकी आवाज तो गूंजती रहती है मेरे कानों में, लेकिन मेरे को लगता है कि मैंने कभी उनको सुना ही नहीं है। रूप और वाणी की चीर नवीनता मुझे अतृप्त बनाए रखती है। निष्कर्ष यह है कि सच्चे प्रेम में अतृप्त बनी रहती है, यानी कि कह सकते हैं सच्चे प्रेम का कोई एंडिंग नहीं है, अंत नहीं है। तो इस तरह से आप आशय स्पष्ट कर सकते थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है ग हमारा कि 12 मासा जो है उसका प्रतिपाद्य स्पष्ट करना है। ठीक है, तो उत्तर समझते हैं इसका। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य रचना जो पद्मावत है ना, उसी से 12 मासा के अंश बताया गया है, उसी से 12 मासा का जो अंश है उसमें नायिका जो है ना उस पर अघन मास और फागुन मास के प्रभाव का वर्णन किया गया। अघन फागुन मतलब जो है सो कि ये आपका कह लीजिए अघन तो नवंबर का महीना हो जाता है, यानी ठंडी का जो महीना होता है ना, उस इन मासों में जो नागमती की विरह दशा थी उसका मार्मिक चित्रण किया गया है। यानी जो नागमती थी ना, उस वो जब दूर थी ना अपने कह सकते हैं प्रियतम से, प्रेमी से, ठीक है, तो उसमें उसके बीच में क्या हो रहा था, उसके शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा था, शरीर कांपता था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर चीजें बताई गई हैं। तो ये सारा चीज आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैंने पहले भी आपको ये करवा रखा है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं आप इजीली इसको। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहला है
अपने द्वारा इस सत्र में पढ़ी किन्हीं 2 कविताओं में प्रयुक्त अलंकारों का महत्व का वर्णन करना है। तो इस पूरे साल में आपको कोई भी 2 कविता पढ़ी है तो उसमें जो अलंकार इस्तेमाल हुआ है उसका महत्व आप बता दीजिएगा। उसके बाद इसी में ख है कि वियोगावस्था में सुख देने वाली वस्तुएं भी दुख देने लगती है। गीतावली से संकलित पदों के आधार पर इसको आपको सिद्ध करना है। तो देखिए बहुत आसान है इसका आंसर। इस सुख काल में सुखदायी प्रतीत होने वाली वस्तुएं भी वियोगावस्था में जब हम दूर रहते हैं ना किसी से तो दुख का कारण बन जाती है। इसका कारण यह है क्यों बनती है कि हम उन चीजों को देखकर उनसे जुड़ी जो सुखद स्मृतियां हैं यानी कि अच्छी यादें हैं उनमें खो जाते हैं। ठीक है, उनसे जुड़े जो व्यक्ति हैं उनको याद करने लगते हैं, उनका स्मरण हो जाता है कहीं न कहीं। यह बात श्रृंगार तथा वात्सल्य दोनों अवस्थाओं में उत्पन्न होता है। माता कौशल्या भी अपने पुत्र राम से संबंधित वस्तुओं को देखकर भावुक हो जाती है और एक तरह से कहते हैं विचलित हो जाती हैं वो। वह राम के शीघ्र लौट आने की कामना करने लगती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। इसमें बोला है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। ठीक है, तो 7वें का क है कि जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ के लिए कोई दूसरा शीर्षक लिखे और इसके चुनने के लिए अपने तर्क भी आपको देने हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ जो है ये यात्रा वृतांत शैली में रची गई है। ठीक है, जहाँ अमझर गांव के पर्यावरण विनाश का वर्णन किया गया। अमझर जो गांव था उसमें जो पर्यावरण विनाश हो रहा था उसके बारे में बताया गया है। छात्र छात्राएं जहाँ कोई वापसी नहीं शीर्षक के स्थान पर कोई अन्य शीर्षक जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या वे दिन लौट आएंगे, पुरानी वापसी इत्यादि का चयन कर सकते हैं और तर्क सहित उत्तर देने पर आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ख कि असगर वजाहत द्वारा लिखित लघु कथाओं में से कौन सी लघु कथा आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है और क्यों, ये आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो देखिए छात्र छात्राएं जो शेर पहचान, चार हाथ और साझा असगर वजाहत द्वारा लिखी लघु कथाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है सो कि सर्वाधिक प्रभावी मानते हैं उसके विषय में बताते हुए जो है सो कि कारण सहित अपने विचार जो है आपको स्पष्ट करने हैं। तो इस तरह से है कि शेर लघु कथा में शेर को सत्ता की व्यवस्था का प्रतीक दिखाया गया है और ये बोला गया है कि जब तक आप खामोश रहते हैं तब तक तो सब सही है, लेकिन जैसे ही आप सत्ता के विरुद्ध खड़े होते हैं तो आपको झपट्टा मार लेता है, जैसे कि लेखक को झपट्टा मार लिया था उसने। ठीक है, तो इसमें पूंजीवादी में मजदूरों का शोषण भी दिखाया गया है, किस तरह से मजदूर जो है वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला है हमारा पारो और संभव में से आप किस के प्रति अपनी सहानुभूति रखते हैं और क्यों। दूसरा देवदास पाठ के आधार पर उस पात्र की मनोस्थिति का वर्णन करना है। ये मैंने आपको पारो का भी और संभव का भी करवा रखा है। तो यहाँ बता रखा है कि छात्रों को खुद से करना है इस तरह से। ठीक है, तो आप पहले के जो प्रैक्टिस पेपर मैंने आपको करवाए हैं वो देख लीजिए, उसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आगे चले तो आ गए हम लोग 8वें प्रश्न में। इसमें बोला गया निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर जो है आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना है। तो 8वें का क है हमारा कि व्यापार यहाँ भी था। दूसरा देवदास पाठ के आधार पर इस कथन का आशय आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो देखिए व्यापार यहाँ भी था के माध्यम से दूसरा देवदास कहानी में हरिद्वार के पूरे क्षेत्र में अनेक लोगों की व्यापारिक गतिविधियों के विषय में बताया गया है। व्यापार तो बाहर तो व्यापार चल ही रहा था, मनसा देवी के मंदिर के अंदर भी व्यापारिक गतिविधियां चल रही थी। ठीक है, और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लाल व पीले धागे भी बिक रहे थे। तो इस तरह से यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 8वें का कि औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है। जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ के आधार पर आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, औद्योगिकीकरण जो है उसने पर्यावरण को पूरी तरह से प्रभावित किया है। जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ में लेखक ने इस बात से इस बात इन इसने बात को पूरी तरह से यानी ये जो बात है उसको पूरी तरह से स्पष्ट किया है। औद्योगिकीकरण के लिए लोगों की जमीनों का अधिग्रहण यानी कब्जा किया जा रहा है, उन्हें उजाड़ा जा रहा है, वहाँ के परिवेश को नष्ट किया जा रहा है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। नए उद्योगों के स्थापित होने से उनसे जो कचरा निकल रहा है और ये जो अन्य पदार्थ निकल रहे हैं उससे पर्यावरण और भी दूषित हो रहा है और इससे खतरा जो है हमारा उत्पन्न होता जा रहा है। तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। हम आ गए हैं अब 9वें प्रश्न में। इसमें बोला गया निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में आपको लिखने हैं। ठीक है, तो 9वें का क जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं
इस तरह से क्वेश्चन पूछा है कि लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बत्तख से की है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, लेखक विश्वनाथ ने अपनी माँ और बत्तख को ममता के आधार पर समान दिखाया है, क्योंकि बत्तख जो होता है ना, अंडा देने के समय पानी को छोड़कर जमीन पर आ जाता है और बत्तखें अपने अंडों को सेती हैं। सेती मतलब उनको गर्म करती हैं। वे अपने पंख जो है सो कि फैलाकर उन्हें फुलाए, यानी वही फैला करके उन्हें दुनिया की नजरों से जो है सो कि छुपा कर रखती हैं। बत्तख बहुत कोमलता एवं सतर्कता से ये काम करती है ताकि उनके बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। इसी प्रकार माँ भी अपने बच्चों की देखभाल करती है और माँ भी बत्तख की तरह अपने बच्चों को अपने आंचल में ही छुपा कर रखती है। दोनों को अपने बच्चों के साथ लगाव होता है, इसीलिए दोनों की तुलना लेखक विश्वनाथ ने जो है सो की है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो 9वीं का क। उसके बाद है 9वीं का ख। प्रकृति एवं औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर होता है। यानी कि एक प्रकृति का के कारण लोग विस्थापित होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, एक औद्योगिकीकरण के कारण होते हैं। ठीक है, जब फैक्ट्री उक्ट्री लगता है तब। तो इसमें क्या अंतर होता है, तो ध्यान से समझिए। बाढ़ या भूकंप के कारण जब लोग अपने घरों को छोड़कर कुछ समय के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं और स्थिति सामान्य होने पर वापस अपने घर लौट आते हैं, उन्हें प्रकृति के कारण विस्थापन कहा जाता है। कि भाई बाढ़ वाढ़ आ गया, ठीक है, इस तरह से भूकंप आ गया, तब कोई आदमी क्या हुआ कि अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह चला गया, ये सब ठीक होने वो वापस आ गया, तो उसको प्रकृति के कारण विस्थापन कहते हैं। लेकिन जब लोगों को औद्योगिकीकरण व विकास के नाम पर जब निर्वासित यानी घर जमीन से अलग कर दिया जाता है और ये लोग फिर कभी अपने घर वापस नहीं आ पाते, उन्हें औद्योगिकीकरण के नाम पर विस्थापित जो है सो कि कहा जाता है। मतलब औद्योगिकीकरण के कारण जो है ये नाम पर विस्थापित किया जाता है और ये होता है हमारा औद्योगिकीकरण का विस्थापन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, कि अघन मास की विशेषता बताते हुए विरहनी नागमती की व्यथा कथा का चित्रण अपने शब्दों में आपको करना है। ठीक है, तो अघन मास की विशेषता बताते हुए बताना है। तो देखिए, अघन के महीने में दिन छोटे और रात लंबी हो जाती है। जो अघन का महीना होता है ना, उसमें दिन जो है ना वो छोटा होता है और रात लंबा हो जाता है। मौसम ठंडा हो जाता है। नागमती को दिन भी रात के समान लगने लगे। ठीक है, क्योंकि सर्दी की जो लंबी रातें और दिन अकेले बिताना कठिन हो गया था। वो अकेले थी तो ये सब बिताना उससे क्या हो गया था, कठिन हो गया था। ठंडी से वह कांपती रहती और सर्दी के वस्त्र भी नहीं बनवाती थी। यानी कि ठंडी से वो कपकपाती रहती थी और सर्दी का जो वस्त्र होता है, वो कपड़े होता है, वो भी उसने नहीं बनवाया था, नहीं बनवाती थी। क्योंकि उसका साज श्रृंगार देखने वाला प्रियतम तो उससे दूर चला गया है। यानी कि उसका जो साज श्रृंगार देखने वाला जो उसका प्रियतम है, प्रेमी है, वो तो दूर चला गया है। शीत आग बनकर उसे जलाता है। यानी ठंडी जो है ना, वो आग बन करके क्या कर रहा है, उसको जलाता है। उसे लगता है कि पति के वियोग में उसका यौवन और जीवन इसी प्रकार से विरह रूपी अग्नि में जलकर राख हो जाएगा। यानी कि पति का जो वियोग है ना, उसमें क्या होगा कि इसी तरह से उसका जीवन चला जाएगा और जो शरीर है वो जल करके, अग्नि में जल करके राख हो जाएगा। तो यही था बच्चों आपका ये पेपर हिंदी इलेक्टिव का, यहाँ तक खत्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों ये पेपर। ठीक है, और मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया। ये सेट 4 था। कई सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर आप सेट 1 बता रहे हो, 2 3 4 नहीं बता रहे हो। तो मैंने सेट 1 भी बता दिया, 2 भी बता दिया, 3 भी बता दिया और ये आज हमारा 4th भी कंप्लीट हो गया। अब कल से जो हम वीडियो लाएंगे उसमें वापस से सेट 1 2 3 करूंगा। ठीक है, तो बस यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये जो हिंदी का मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर समझाया, ये समझ में आया होगा पूरा का पूरा। बहुत ज़्यादा, मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो 2 मई को पेपर होने वाला है, 2 मई 2000 आपका जो 22 को पेपर होने वाला है बोर्ड एग्जाम, उसके लिए प्रैक्टिस पेपर 7 हमारा आज कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा, ठीक है, लाइक ऐसे, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब भी आप चैनल को कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।